तो आपको मिडिल ऑर्डर में डिफरेंट परफॉर्मर्स नज़र आने लगे हैं। कभी हसन नवाज करते हैं, कभी कैमियो एक आध नवाज खेल देते हैं, मोहम्मद नवाज, कभी हारिस चल जाते हैं, कभी सलमान आगा खेलते हैं। तो आपने डिफरेंट परफॉर्मर्स देखने को मिले हैं और ये 2-3 ऐसे मैचेस रहे हैं कि आपके किसी प्लेयर ने कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल स्कोर नहीं बनाया, बट यू एंडेड अप स्कोरिंग बिग एंड यू एंडेड अप विनिंग द मैच एज वेल। कि भाई उनको लाते हैं, उनको बेहतर करते हैं। ये देखो कि उन दोनों के रहने से साइम अयूब ने 2 डाउन पे भी खेला है, साहिबजादा फरहान ने 6 डाउन पे भी खेला है। उससे होता क्या है कि जो जेन्युइन बैट्समैन है या आपका ऑलराउंडर पोजीशन है, वहाँ पे आपके ओपनर्स खेल रहे थे ओवर द पास्ट 2 years, जस्ट बिकॉज आपको बाबर रिजवान को ओपनिंग पे स्पॉट पे फिक्स करना था। फिर क्वेश्चन मार्क्स ये भी उठ रहे हैं कि शुड बुमराह इवन बी प्लेइंग, कि अब आपको एक हेडेक बना हुआ है कैप्टन के लिए कि भाई वो अब आ तो गया है, मैंने उसको कब यूज़ करना है, कौन सा टेस्ट मैच में खिला सकता हूँ, वो फिर इंजर्ड ना हो जाए, अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए आपको संभालना है। तो ऐसा बेहतर नहीं होगा कि वो एक आध फॉर्मेट से रिटायर हो जाएं? आज ही आप देख लो, आपके पास आपका मेन स्पेशलिस्ट स्पिनर शोएब बशीर, जो कि यंगस्टर रुकी के तौर पे आया था और अभी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, उसकी रिप्लेसमेंट कौन थी? लियम डॉसन। इस टेस्ट मैच में कोई आपके पास स्पिनर था? नहीं था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। एक मैच के अंदर बेन स्टोक्स नहीं था, तो यू कुड सी द बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। 2 बड़ी सीरीज़ ख़त्म हो गई हैं, बड़ी तो वैसे एक ही ख़त्म हुई है, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ ख़त्म हो गई है, इंडिया इंग्लैंड की बड़ी हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई है। लोग रिगार्ड कर रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम। अब ये कितनी अच्छी थी और कितना इसमें इंडिया इंग्लैंड के डोमिनेशन हो गई, जिसकी वजह से हम इसको इतना ज़्यादा हाई रिगार्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा इस सीरीज़ की इम्पैक्ट पे बात करते हैं। मैं इस पर भी थोड़ा सा टच अपॉन वैसे करना चाहता हूँ कि यार और भी सीरीज़ अच्छी होती हैं या और टेस्ट क्रिकेट में मसले या चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बिग 3 में ही सिमट के रह गए। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जब सीरीज़ थी तब एक हाइप बनी हुई थी, उसके बाद से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में हाइप बनी, बट वो भी मेरे ख्याल में उसके कंपैरिजन में नहीं थी जो इंडिया इंग्लैंड में बनी। तो विदाउट फर्दर एड्यू अनस भाई आ चुके हैं, थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग में हमने चेंज किया है, होपफुली और बेहतरी आएगी। पहले तो मुझे भाई ये बताओ कि ये वाकई ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम थी या थोड़ा सा ओवर हाइप कर रहे हैं? यार मेरे हिसाब से बेहतरीन सीरीज़ थी। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का स्टार्ट, मतलब हाउ गुड इट कैन बी कि आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में लोग हर कोई बोल रहा था कि यार बहुत ज़्यादा मैचेस दे दिए हैं, मैचेस शायद 1 साइडेड हो जाएं, तीसरे दिन ख़त्म हो जाएं, बट हमें ऑल टेस्ट मैचेस मतलब आखिरी डे इनकाउंटर तक गया है और एट दी एंड हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सके। तो इट वाज द परफेक्ट स्टार्ट। इसमें बहुत फेट्स वगैरह डिसाइड हुए हैं टीम्स के, मतलब फ्यूचर डिसाइड हुआ है कि क्या किस तरह की आगे आने वाले स्क्वाड्स या प्लेइंग 11 होंगे इंग्लैंड और इंडिया के। तो काफ़ी अच्छी गई है। हाइप क्या मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ऊपर ही गई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इट वॉज गुड। बट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के कंटेंडर है या वो उसमें ओवर हाइप है? यार इसमें इट्स डिबेटेबल। टॉप 5 टॉप 6 कह सकते हो कि इसमें आप अगर हम एक सीरीज़ बनाए तो उसमें मैं इसको डालना चाहूँगा, बट आई कैन नॉट से कि वन ऑफ द बेस्ट। इससे भी पहले बहुत सारी मतलब एशेज़ की सीरीज़ आई है, 2005 की एशेज़ है, 2009 की एशेज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी रही हैं। 2011 की एशेज़ सीरीज़ है जिसमें इंग्लैंड ने इन ऑस्ट्रेलिया जाकर बहुत डोमिनेट किया था और ऑस्ट्रेलिया को तैयारी के मतलब बहुत मुश्किल हो गया था, आउट ऑफ नोवेयर इंग्लैंड आई थी। अच्छी गई है सीरीज़, इट्स अ गुड स्टार्ट। अभी लेट्स सी अहेड। टॉप 5 में रखता हूँ मैं, 1 नहीं करूँगा मैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि बहुत चीज़ें सीखने को मिली इंडिया को, इंग्लैंड को, बट ओवरऑल हु इज़ द रियल विनर फ्रॉम दिस सीरीज़? बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया की एक यंग टीम ने जाके इंग्लैंड की एक एक्सपीरियंस टीम को टक्कर दी और 2-2 कर दिया। और मतलब पहले मैच में फॉर एग्जांपल लोग कह रहे थे कि ज़्यादातर सेशंस इंडिया जीती, अगर वो कंटिन्यू रहती तो शायद इंडिया ये मैच जीतता, तो मतलब 3-2 भी हो सकता था। एक पॉइंट पे ये भी लग रहा था कि इंग्लैंड मतलब 7 रन बचे थे, वो हो जाते तो ये 3-1 पे चला जाता, तो इट कुड हैव गॉन ईदर वे। बट ओवरऑल हु इज़ द रियल विनर? हु लर्नड मोर फ्रॉम दिस सीरीज? हु गेन्ड मोर फ्रॉम दिस सीरीज? यार आर्ग्यूबली 55-45 का रेशियो रखूँगा और इंडिया को मैं एडवांटेज दूंगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी हैं।
मतलब अगर आप उनकी हम बॉलिंग लाइनअप से शुरू करते हैं, जसप्रीत बुमराह मतलब क्या ही लग पाई है आपने कि बुमराह जो मैच में बैठ रहे हैं वो इंडिया जीत रहा है, और जहाँ रेस्ट करवा रहे हैं, और जहाँ वो मतलब जो जो मैच खेल रहे हैं वो इंडिया हारा है। तो उस हिसाब से देखो तो इनकी एक यंग बॉलिंग लाइनअप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज में आई है कि भाई यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोहम्मद सिराज की आप बात कर लें, आकाशदीप की बात कर लें, प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े वो हैं अभी 50-50 उस पे हैं। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मतलब इनएक्सपीरियंस था इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग इन इंग्लैंड। पहले अगर चलो जो केएल राहुल या दूसरे प्लेयर्स भी अगर बैटिंग लाइनअप का पार्ट थे तो उनके सराउंडिंग में यू हैड विराट कोहली, यू हैड रोहित शर्मा, यू हैड अदर चेतेश्वर पुजारा, जिंके रहाणे। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बट उसमें भी ये इंडियन टीम इस तरह का फाइट देना, ज़्यादातर आप प्रेडिक्शंस देखे तो 3-1 4-1 थी। दिनेश कार्तिक की ठीक थी 2-1 सिर्फ वो थे यार वो ये अभी तो पॉडकास्ट मैंने सुनी उस पे वो सबको जवाब दे रहे हैं। देखो मैं अकेला कह रहा था कि 2-1 होगा, मेरा मजाक उड़ा रहे थे ये वो, देखो मैं कैसा सही साबित हुआ। यार इस बंदे को पता था ना, एक तो कमेंट्री इंडस्ट्री में ये अभी नया नया है, वन ऑफ द ग्रेट्स के साथ ये बैठ रहा है, तो इसने इस तरह की प्रेडिक्शन दी कि सबसे हटके भी हो, गलत हुआ तो इतनी ज़्यादा मेरी बैशिंग नहीं होगी, मगर इत्तेफाकन से इसी की सही हुई और किसी की नहीं हुई तो अब तो भाई बंदा बोलेगा, अब तो आएगा भाई कि भाई देखो मैंने बोला था। बट अच्छा, बेस बॉल की हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, क्या ये डिक्लाइन है या हम लोग ओवर एस्टिमेट, अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि क्या हमने ओवर हाइप कर दिया था। अब देखा जाए तो उनकी क्या सक्सेस है, एक पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ जीते थे, एक आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते थे, और कोई बड़ी टीम को आई डोंट रिमेंबर उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली हराया हो। एशेज जाके उन्होंने इंग्लैंड में होते हुए वो नहीं जीत पाए, अभी ऑस्ट्रेलिया में आए, हाईली डाउट के वो जीतेंगे। तो मतलब सक्सेस रही क्या है? एक सक्सेस मैं बोल सकता हूँ कि यार नैरेटिव चेंज किया, अब क्रिकेट चेंज हो गई, एक जो कल्चरल शिफ्ट या एक गेम में रेवोल्यूशन आया। अब ये यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर, सरफराज खान जैसे प्लेयर्स, ऐसे टैक्टिक्स का आना, ये उन्होंने किया। बट एज अ टीम डू यू थिंक दे हैवंट अचीव्ड एज मच एज दे प्रॉमिस्ड टू अचीव? जितनी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मतलब हाइप और एक प्रॉमिस एक्सपेक्टेशंस थी मैकलम से, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो आपके कंपेटिटर्स और सराउंडिंग की टीम्स हैं उन वो लोग ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस चीज़ से। कैसे कि बेसबॉल सबको पता है कि एग्रेसिव हमेशा से आए हैं, जब से मैकलम आया है तो वो लोग ने ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट उनके अगेंस्ट खेलना शुरू कर दी। अच्छा, मैं इस पे एक दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि बेसबॉल एक स्क्वाड है, एक यूनिट है, जैसे हमारा पाकिस्तान टीम का रोटी गैंग ग्रुप है, तो सबको लग रहा है कि बेसबॉल इज समथिंग कि एक ग्रुप बना हुआ है। इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स एन अप्रोच इंटेंट टूवर्ड्स द गेम। मसला कहाँ आ रहा है कि यार इंग्लैंड के पास जो लॉट ऑफ प्लेयर्स है ना, उसमें बहुत सारे इंजरी प्रोन है, बहुत सारे एकदम जिनसे हाई एक्सपेक्टेशन ही आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। आज ही आप देख लो, आपके पास आपका मेन स्पेशलिस्ट स्पिनर शोएब बशीर जो कि यंगस्टर रुकी के तौर पे आया था और अभी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, उसकी रिप्लेसमेंट कौन थी? लियम डॉसन। इस टेस्ट मैच में कोई आपके पास स्पिनर था? नहीं था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। एक मैच के अंदर बेन स्टोक्स नहीं था, तो यू कुड सी द बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। फिर चलो क्रिस वोक्स का हम मान लेते हैं, इट वॉज अ बैड लक। तो बट इसका भी, क्रिस वोक्स का भी बैड लक चलो हो, बट ये भी तो है कि भाई एक सबको पता है कि आपके एंडरसन ब्रॉड रिटायर हो चुके हैं और बहुत बड़ा उसमें हाथ ब्रेंडन मैकलम का खुद का था। तो क्रिस वोक्स जैसे प्लेयर को आप अभी तक चला सिर्फ इसलिए रहे हो कि आपको एक्सपीरियंस एक बॉलर चाहिए। अब उनकी फॉर्म कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बुरा खेला, एक लीडर ऑफ द पैक उन्होंने नज़र आ रहा था कि बॉलर्स को गाइड कर रहे थे और डिफरेंट हेल्प कर रहे थे डिफरेंट तरीक़ों में, और विकेट्स भी उन्होंने कई क्रूशल टाइम पे लिए। बट ओवर रिलायंस दिखी है, उन्होंने ऐसी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी कि आप बोलो यार 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, और एट दिस एज कितने 36 के आई थिंक हो गए। ही मस्ट बी 34-35, हाँ कुछ ऐसे 34। तो फिर मतलब ये उनकी फेलियर नहीं है कि एंडरसन और ब्रॉड को जिस वजह से रिटायर किया था पेस बहुत इंजेक्ट करने के लिए, वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं हुआ। उस चक्कर में आप जो क्रिस वोक्स को 5 मैच खिला गए और अभी आप उसी का खामियाजा भुगत रहे हो कि एक एजिंग प्लेयर को आपने 5 मैच खिलाए और 5वें मैच में इंजर्ड हो गया, और अगर वहाँ पे कोई बेहतर बैटर मौजूद होता तो शायद ये मैच आप जीत जाते। 7 रन का ही फर्क था। यार अभी तो लोग सिर्फ इसको एक एज ए सिंपथाइज वे में देख रहे हैं कि वो बेचारा डिसलोकेटेड शोल्डर लेकर आ गया, बट इसमें बहुत बारीकी है कि
आपने एक प्लेयर को इतने मैच खिला दिए। जॉफर आर्चर की भी अगर बात कर लें, एक बंदा मतलब कंसिस्टेंटली आपको फाइनल गेम नहीं दे सका कि वो पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 बन सके। वहाँ जसप्रीत बुमराह से वेग थे, यहाँ पे तो इनके पास मतलब मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आपको पता था कि आज नहीं तो कल किसी मैच में एक साथ बैठेंगे। 4 चेंजेस हुई हैं इंग्लैंड की। तो बॉलिंग में बड़ी अच्छी बात की, ब्रॉड और एंडरसन को आपने एक प्लान दिया होगा कि भाई वी वांट टू मूव अहेड, वी वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू गाइज। आपको ये बंदा तब बोलता है कि जब आपके पास अच्छे प्रीमियम फास्ट बॉलर की बैकिंग हो। आप ये भी तो कर सकते थे कि आप बोलते कि बॉयज़ हम आपको रिटायर नहीं करवा रहे, बट वी वांट कि हम कुछ सीरीज़ में आपको कैरी फॉरवर्ड ना करें इन द स्क्वाड, बट कोई क्रूशल पार्ट में आप हमारे बैकअप्स बन के जा सकते हो, 1-2 टेस्ट मैच के स्क्वाड में आ सकते हो, एंड देन वी कैन ट्राई न्यू प्लेयर्स अलॉन्ग। जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते तब तक आप रहो, पार्ट ऑफ द सर्किट रहो। आज कितना अच्छा होता अगर जिमी एंडरसन खेल रहा होता। इट्स नॉट अबाउट पर्सनल माइलस्टोन, मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि वो 200 टेस्ट मैच करता और सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा होता, बट विद हिज एक्सपीरियंस इन दिस सीरीज़ अगर वो 1-2 मैच भी खेल जाता तो कितना अच्छा हो जाता कि आपको आर्चर को रेस्ट मिल जाता। लेकिन यार एक बात है, कितने जब वो लास्ट खेल रहे थे 40-41 के तो हो चुके थे, ठीक है कोई तो पॉइंट होना था, उसको रिटायरमेंट उनको करवानी थी। अब उन्होंने जो ब्रेंडन मैकलम ने बोला था ना, वो जेम्स एंडरसन को जाके न्यूजीलैंड से फ्लाइट लेके आए थे वो इंग्लैंड में, और उन्होंने बोला था कि भाई वी डोंट नीड यू एनी मोर, और बिकॉज ही इज़ सच अ सीनियर प्लेयर और एक इज्जत है तो उनको अलग से बताया गया, फिर रिटायरमेंट ली, एक फेयरवेल टेस्ट मैच खेला, बट एट सम पॉइंट तो रिटायर होना था। अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि स्टुअर्ट ब्रॉड भी चले गए। अब 2 इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, 1000+ विकेट्स बिटवीन द 2, यू कैन नॉट रिप्लेस देम ओवरनाइट। और फिर इनकी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये हुई, जोफ्रा आर्चर एक लंबे पीरियड तक इंजर्ड हो गए, मार्क की इंजरी हो गई। कौन थे वो प्लेयर जो 2023 के वर्ल्ड कप में गए थे, लेफ्ट हैंड रीस टॉपली, वो आई थिंक कुछ टेस्ट में उनको भी ट्राई किया हुआ है। तो बहुत सारे प्लेयर्स भी तो इंजर्ड हुए उनके। यार मेरा सवाल फिर वही आता है, आपने कहा ब्रॉड साथ चले गए, ब्रॉड साथ नहीं गए थे, लाइक ब्रॉड पहले रिटायर हो गया था एंड एंडरसन वाज स्टिल देयर फॉर फ्यू सीरीज। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो पहले रिटायरमेंट देके अपनी फाइनल बॉल पे विकेट ली थी, तो यू न्यू कि ये बंदा तो खुशी खुशी जा रहा है, उसने खुद अनाउंसमेंट की थी। तब तक ये बात नहीं हुई थी कि ब्रॉड को निकालना है या ब्रॉड अपनी खुशी से गया। एंडरसन की जहाँ तक बात है, उसने विलिंग शो की कि नहीं यार मैं खेलता रहूँगा। ऑब्वियसली हैड हिज माइलस्टोन या एक अपना एक टारगेट होगा, बेंचमार्क होगा कि यार खेल रहा हूँ। अभी भी आप देखो डोमेस्टिक नेटवर्स T20 में पार्टिसिपेट किया है, 4-डे क्रिकेट शायद खेल रहा है, बट नेटवर्स T20 का तो मैं फॉलो कर रहा था एंड ही इज टेकिंग विकेट्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको 5 विकेट होल दे देगा एकदम से या गेम चेंजर कर देगा, बट वो जो टीम के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा सीमर होना चाहिए सीनियर कि ऐसे क्रंच मोमेंट पे, मतलब इस आखिरी टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ 3 फास्ट बॉलर और तीनों मतलब दे वर लैकिंग एक्सपीरियंस, ग्राउंड एक्सपीरियंस लैक करना कि भाई किस तरह प्लान लेके चढ़ना है, क्या करना है, बहुत मिस आउट कर रही थी इंग्लैंड। ये स्टेप्स वही होते हैं। और फिर वही बात की आर्चर इन सब की, भाई ये तो इंजर्ड चल ही रहे थे ना, तो किस बेसिस पे आपने मुझे, आप इस बात का जवाब दो कि आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह दिया कि भाई वी वांट टू मूव ऑन। मूव ऑन तो बंदा तब करता है कि हाँ मेरे पास हैं बंदे बैठे हुए, भाई उनका चांस मिस आउट हो रहा है। यार वही बात है ना कि 41 की एज है, ठीक है पीछे प्लेयर्स मौजूद नहीं है, तो आप, मैं वही बोलूँगा कि सब यू हैव टू टेक द हार्ड पिल। मुझे सिर्फ ये शक है, और जो कि आपने अच्छा वो मुझे करेक्ट कर दिया, स्टुअर्ट ब्रॉड किस वजह से रिटायर हुए हैं, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड भी मुझे लगता है एक उसकी ताल्लुक था, सॉरी कि वो पेस बॉलर्स के चाह रहे थे। अभी भी आप देखो ये जॉश टंग, मार्क वुड, जो भी इन एंड अराउंड द टीम है, थोड़े से पेसी बॉलर्स इन्होंने रखे हुए, या वो बॉलर्स जो थोड़ी बहुत बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो चीज़ शायद स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं दे रहे थे, तो मे बी इट वाज स्टिल अ बेसबॉल डिसीजन, वी माइट नॉट नो दैट। नहीं यार ये हो सकता है, बट मुझे लगता है अच्छा चलो हम ये बात कर लेते हैं कि बाय द टाइम दे वर गोना एंड देयर करियर, उस दरमियान भी एक लॉट ऑफ बॉलर्स हमारे पास नहीं आए। आप अगेन मार्क वुड और जॉफर आर्चर को 2 पिलर्स ऑफ इंग्लैंड बॉलिंग, एक प्रीमियम पेस बना के बैठे थे, जबकि विद ऑल द बायोमैकेनिक्स एंड द एक्शन और जो फुट लैंडिंग दोनों का प्रोसेस है, एक का बैक का इशू है जॉफर आर्चर का, विद इज बॉलिंग एक्शन, मार्क वुड का जो लेफ्ट लेग स्लाइड होता है ऑन द क्रीज, वो जिस तरीके से इम्पैक्ट करता है उससे उसकी नी पे बहुत जोर पड़ता है। तो ये आने वाले वक्त में सबको पता था कि दिस बॉलर विल ओनली बी केपेबल ऑफ प्लेइंग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट।
टेस्ट मैच में आप इतना उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते बिकॉज वो बैठ जाएगा खुद ही, और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेल पा रहा वो बंदा, ज़्यादा अपीयरेंसेस नहीं दे पा रहा। तो या तो फिर आपके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से ऐसे प्लेयर्स आएँ जिनको आप रेगुलर ऐसे चांस दो। अभी जॉश टंग एक प्रॉमिसिंग प्लेयर नज़र आए कि भाई इनको चांस मिल रहा है, अब ये चांस बरकरार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम से आप फिर कोई नया प्लेयर लाओ। बट अभी इंग्लैंड के लिए काफ़ी आगे आई ओपनिंग सिचुएशन है। अभी भी मैं पहले मुझे लग रहा था इस सीरीज़ में या इस टेन्योर में कि यार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के ये टॉप 2 कंटेंडर्स में आ सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क। एक होम सीरीज़ में आप एंड में आके जिस तरीके से लास्ट मैच भी आप जीत सकते थे, बाय द वे ड्रॉ जो हुआ है, वो लोग भूल रहे हैं इस चीज़ को कि इंग्लैंड वर डोमिनेटिंग दैट टेस्ट मैच। 0 for 2 क्रिस वोक्स ने कर दिया था, और वॉशिंगटन सुंदर एंड जाडेजा प्लेड मैच सेविंग इनिंग्स। वहाँ भी आपको जीतना था, यहाँ भी जीतना था, बहुत डिफरेंट सिनेरियो था। तो ये एक आई ओपनर होना चाहिए, तो इंडिया के लिए प्लस है भाई सब कुछ। और यार वही बात कि वो तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बॉलर्स, उनको मिल ही नहीं पा रहे हैं। उसके बावजूद वो विकेट्स ले रहे हैं, जिसमें बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम बार बार इस पॉडकास्ट में उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। थोड़ा सा बैटिंग की तरफ आते हैं और फिर इंडिया की, पहले खैर इंडिया की बॉलिंग को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज, मतलब हमेशा वो अंडर द रेडार जाते हैं, ओवर शैडो हो जाते हैं बुमराह की वजह से, लेकिन जब उनको मौका मिलता है या जो वो उनका वर्क रेट है, ये फुटबॉल में टर्म बड़ा यूज़ होता है, क्रिकेट में थोड़ा सा अंडर यूज टर्म है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कितनी 1000+ बॉल्स उन्होंने बॉल किए इस टेस्ट मैच में, और जब कोई अराउंड 1137 कुछ इतनी आ रही थी क्रिकेट इन्फो पे। तो ही हैज़ डिलीवर्ड, क्रूशल टाइम पे विकेट्स लिए हैं। आप उनके जो भी बोल लो, रूट ने बोला मुझे उनका एग्रेशन नज़र आ जाता है कि वो फेक कर रहे हैं, बट ही गिव्स दैट एनर्जी जो विराट कोहली के ना होने में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। आकाशदीप उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, बट एट टाइम्स उन्होंने भी अच्छा यूज़ किया जहाँ थोड़ी स्विंग हो रही थी। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी अजीब सी बात थी कि विद दी ओल्ड बॉल अचानक से इतनी स्विंग बढ़ गई, ये क्या वजह थी? और ये उन्होंने फाइनली, शुभमन गिल ने एक ठीक फैसला लिया कि उन्होंने बॉल चेंज नहीं की। एक आई थिंक सेकेंड या थर्ड टेस्ट मैच था, उन्होंने नई बॉल ले ली, हालांकि स्विंग हो रही थी, तो ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, विच इज़ गुड टू सी दैट ही इज़ अ लर्निंग कैप्टन। वो अपने वो नहीं कहते कि स्ट्रिंजेंट हो जाए अपने डिसीजंस पे। यार ये बॉल से याद आया, मैंने आज ही ट्विटर पे किसी अकाउंट, कोई ऑफिशियल अकाउंट था, कोई पाकिस्तानी अकाउंट था या कोई एज अ क्रिकेट फ़ैन था, उसने मेंशन किया है कि वैज़लीन का शायद यूज़ हुआ है। अब ये चीज़ रिपोर्ट्स रूमर्स पक्की नहीं है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि द बॉल, ओल्ड बॉल भी जिस तरीके से शाइन हो रहा था, द शाइन कुड ओनली बी पॉसिबल कि उस पर कुछ इम्पोर्ट किया हो, स्पेशली वैज़लीन। तो उसने वो मेंशन किया था ट्विटर पे, मुझे मिलेगा तो आपको शेयर करूँगा वो चीज़ ऑप्शन। बट इट वॉज अ गुड डिसीजन। बॉल ऑब्वियसली चेंज कर रही थी। सिराज की बात कर रहे हो यार, बड़ा फनी कैरेक्टर है। वो वीडियो देखी थी सिराज की इंस्टाग्राम पे, जो स्टार्टिंग ऑफ द डेज जब सनराइजर्स के लिए, मोहम्मद सिराज मेरा नाम है, आईडी मोहम्मद सिराज, ये हाँ ऑफिशियल मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, इसको ही फॉलो करना, किसी को नहीं करना। मतलब इज़ अ फनी गाय। वो जिस तरह आया क्रिकेट में, विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन, उसकी ख्वाहिश थी दावत पे बुलाया विराट को, फिर सनराइजर्स से ड्रीम था आरसीबी में जाना, इंडियन टीम में आया, टेस्ट टीम में आया। ही समथिंग के मतलब हर तरह के उसमें कलर्स हैं, वो डरता नहीं है सिचुएशन से। हालांकि सिराज पे मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बना है। वो जो कैच बाउंड्री पे पैर लग गया था, मैं समझता हूँ वो नॉट जस्ट द कैच, वो आखिरी बॉल पे बोल्ड भी सिराज ही हुए थे, इफ़ यू आर फॉरगेटिंग। बिल्कुल। और वो तो मतलब एक नाइटमेयर की तरह है। उसके बाद वो कोई एक हफ्ता सही से सो नहीं पाया। उसके इवन द नेक्स्ट टेस्ट मैच ही वाज सिटिंग वेरी क्वाइटली, खामोशी से। थर्ड टेस्ट मैच हारे थे ना, ये फोर्थ तो ड्रॉ हुआ है, हाँ थर्ड टेस्ट मैच हारे, तो फोर्थ में ही वाज लुकिंग वेरी शेकी इनफ के यार, मतलब आउट होने इतना मिडिल करने के बाद भी। बट ये एक चीज़ इंडिया को बहुत अच्छी मिल गई कि सिराज समवन, जब उसके अराउंड सीनियर्स नहीं होते तो ही हैज़ दैट एबिलिटी कि भाई मैं आगे बढ़ के लीड फ्रॉम द फ्रंट वो पूरे बॉलिंग पैक्ट को। और वो नज़र आता है कि वो उल्टा उस पर से प्रेशर हट जाता है कि अगर बुमराह आसपास नहीं है, कोई और फास्ट एक्सपीरियंस बॉलर आसपास नहीं है, तो ये जैसे मोहम्मद शमी नहीं है जैसे स्क्वाड में, तो ये वरना जब उनके अराउंड खेल रहा होता है तो वो थोड़ा एडेड प्रेशर उस वे में ले लेता है कि यार दे आर टेकिंग मोर विकेट्स, मैं ओवर शैडो हो रहा हूँ, मैं ऐसा थर्ड व्हीलर लग रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो समथिंग गुड फॉर इंडिया। अब इसके अराउंड आप अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप बना सकते हो फॉर द अपकमिंग टेस्ट मैच। वो 5 टेस्ट मैच एक अच्छा सैम्पल साइज़ है मेरे हिसाब से, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो। सारी टेस्ट मैच खेले हैं इसमें।
और ये भी अच्छी बात है कि जैसे आपने बोला कि बुमराह के बगैर ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क्स ये भी उठ रहे हैं कि शुड बुमराह इवन बी प्लेइंग, कि अब आपको एक हेडेक बना हुआ है कैप्टन के लिए कि भाई वो अब आ तो गया है, मैंने उसको कब यूज़ करना है, कौन सा टेस्ट मैच में खिला सकता हूँ, वो फिर इंजर्ड ना हो जाए, अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए आपको संभालना है। तो ऐसा बेहतर नहीं होगा कि वो एक आध फॉर्मेट से रिटायर हो जाएं, जिसपे वो आप ही बता रहे थे र्यूमर्स आ रही हैं कि टेस्ट में वो रिटायर हो रहे हैं, तो वुडंट इट बी बेटर कि फिर वो शायद टेस्ट से रिटायर ही हो जाए, नो मैटर हाउ गुड हिज लेगेसी इज, ही एट द एंड ऑफ द डे हैज़ टू चूज़। और फिर इसमें ना मेरी थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ जाती है। आप इंग्लैंड को देख रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड हो रहे हैं, कभी मार्क वुड इंजर्ड हो रहे हैं, रीस टॉपली जैसे मैंने कहा कंटिन्यूस इंजरीज देखने को मिली है, जसप्रीत बुमराह का सिमिलर है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो 3 बॉलर्स हैं, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, अब बोलेंड भी आ गए, ये लोग अपने आप को सस्टेन करते हैं। ये आप देख रहे हो कि मतलब छोटी मोटी इंजरी होती है बट मोर और लेस बड़ी सीरीज के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो डजंट इट पुट क्वेश्चन मार्क ऑन द टीम मैनेजमेंट और हाउ बुमराह हैज़ बीन हैंडल्ड? और फिर क्या फिर हल है उसका, क्या रिटायर हो जाना चाहिए? या डे वन से आपको पता है व्हेन ही डेब्यूट फॉर मुंबई इंडियंस रिकी पॉन्टिंग के अंडर, तो विद हिज डिफरेंट एक्शन सबको पता था कि यार ये लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट नहीं खेलेगा। बहुत मजाक भी बना गया था कि ऐसे बॉलर्स लेकर आ रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट एक बहुत बड़ी सेंसेशन बना है। तो डे वन से पता था BCCI को कि यार इस बॉल अगर ये आपका गोल्डन बॉय है तो आपको इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको इसको हर जगह एक्सपोज नहीं कर रहा है। बट यू डिड, आपने हर टूर्नामेंट खेला है जब जब अवेलेबल था, हर सीरीज़ में आप सारे मैचेस दे रहे हो। तो यहाँ पे अभी वसीम जाफ़र शायद ट्विटर पे ही वाज मेंशनिंग अ बिग पैसेज कि यू हैव टू डिसाइड कि बुमराह को आप पार्ट रखो या तो कंप्लीट, या तो आप उसको साइडलाइन कर दो, या तो रिटायरमेंट इसलिए करवाओ बिकॉज आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जस्ट बिकॉज हैविंग बुमराह इन द स्क्वाड आपको मसला आ रहा है कि यार कौन सा मैच खिलाएं कौन सा नहीं खिलाएं, हर वक्त तो ये आपको फेवर नहीं करेगा। अभी तो समझ लो कि एक टेस्ट मैच में जडेजा सुंदर ने बचा लिया, इस टेस्ट मैच में आपके एंड में बॉलर्स ने बचा लिया, बट दिस वाज गोइंग 4-1, ये 2-2 भी नहीं होता, 4-1 पे कहानी जा रही थी बॉस ये। तो मेरे हिसाब से अभी तो आप बच गए हो, डिसाइड करना होगा, जस्ट टेल हिम कि हाँ भाई लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट पे जाओ। ऑब्वियसली अब आप तो करियर थ्रेटनिंग इंजरी है, माइट भी पॉसिबल इंजरी ऐसी हो कि आगे जाके ज़िंदगी में भी विद एज मसला हो जाएगा। बैक इंजरी वेरी सीरियस, मतलब आपका घूमना पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो यू हैव टू डिसाइड, आई थिंक इट्स द राइट टाइम। आप क्या सहम बोल? व्हाट शुड यू डू? ओडीआई से रिटायर होने का मुझे तो पॉइंट नजर आते, ओडीआई तो आप सीरीज ही नहीं खेलते, वर्ल्ड कप ही खेलना। व्हाट फॉर्मेट शुड ही चूज? T20 से रिटायर होगा तो IPL जा सकता है, खैर IPL तो उसको वैसे भी मिल जाएगा, बट एक पैसे कमाने का एक जरिया है, या इंडियन क्रिकेट को ज़रूरत है ज़्यादा, तो पैसे तो ये वैसे भी IPL से कमा लेंगे, तो या तो फिर T20 क्रिकेट से ही रिटायर हूँ। यार नहीं, मेरा इस पर डिफरेंट ओपिनियन है। टेस्ट मैच से मैं इसलिए चाहूँगा रिटायर हो कि कुछ ऐसे टेस्ट मैचेस जहाँ पे कंडीशंस फुल ड्रॉ वाली हों, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, वहाँ बुमराह इतने ओवर करवाएगा एक सेशन में 15, मतलब 2 सेशन में 15-20 ओवर करवा रहा है। आपको पता है टीम अगर 400-500 मार रही है तो आपको हासिल वसूल क्या हो रहा है। लिमिटेड ओवर्स में उसको ये तो पता है ना 10 से ज़्यादा नहीं करवाने, T20 में 4 से ज़्यादा नहीं करवाने, और दूसरे भी अपना इम्पैक्टफुल रोल अदा करेंगे। 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप और ODI आप चांस ले लो 2027 तक। उस पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई उससे भी मैं जाना चाहता हूँ, तो फिर ये है कि 27 के बाद आप फिर T20 पे फॉलो करो। टेस्ट मैच से मैं समझता हूँ क्योंकि ये इंजरी बहुत ज़्यादा करियर थ्रेटनिंग है कि अब अगर सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा ना तो देयर इज़ नो वे कमिंग बैक इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो इफ़ यू वांट टू रिस्क ऑल, और मे बी यू शुड जस्ट प्ले द बिग सीरीज, बाकी सब बैठ जाए, वर्ल्ड कप्स खेले, बिग सीरीज में सारे मैचेस खेले, बट फिर अभी जो बहुत डॉक्टर बोलते हैं 5 मैच की सीरीज वो खेल ही नहीं सकता, या तो फिर वही है रिटायरमेंट हो यार, या तो फिर इसी तरह ही, मुझे तो अभी लगता है ये सीज़न पूरा 2 साल का इसी तरह ही लेकर चलेंगे कि स्क्वाड का पार्ट होगा, दे विल डिसाइड विच मैच इज़ फिट विच मैच इज़ अनफिट, या रेस्ट करवाएं, रिटायर नहीं करवाएंगे। 2 साल इसको इसी तरह तरीके से लेकर चलेंगे। बट मुझे एक बहुत बैड फीलिंग आ रही है कि फिर कोई मसला आएगा तो ही कुड बी आउट फॉर मंथ्स, जो कि एज एन इंडियन फ़ैन मैं नहीं चाहूँगा कि यार मेरा बेस्ट प्रीमियम बॉलर हमारे T20 वर्ल्ड कप या बड़े। इंडियन फैन मत बोले, पाकिस्तान कैंसिल कर देंगे। यार देखो,
क्रिकेट को उससे हम ना वो करें ना यार, हम स्पोर्ट्स है यार, स्पोर्ट्स में तो हमारी चलती है। तो एज अ प्लेयर, एज अ क्रिकेट फैन कह लो, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई इस तरीके से चीज़ें लेके चलो आप, कि उसको बोलो कि भाई यू शुड पार्ट वेज। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी जाओगे ना ज़्यादा बेहतर है, वो फाइनल से पहले अगर आप उसको बोलोगे ना रिटायरमेंट लो और इंडिया के चांसेस होंगे टॉप 2 में आना, तो तब मुश्किल हो जाएगा। आप दूसरा बॉलर कम तो पक्का कर लोगे ना कम से कम। अब तक 2 टेस्ट मैचेस जो जीते उसमें दूसरी बॉलिंग लाइनअप भी आपकी सक्सेसफुल रही है। हाँ, फेयर इनफ। बैटिंग पे जल्दी से बात करें, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई ये हैरी ब्रुक को क्यों जो है गौतम गंभीर ने मैन ऑफ द मैच बनाया? मतलब मुझे तो कोई सेंस, मैंने जो हम लोग की ग्रुप पे कॉन्वर्जेशन चल रही थी, मैंने एक बेन स्टोक्स का नाम लिया था, फिर मैंने जसप्रीत बुमराह का नहीं, सिराज का नाम लिया था, जडेजा का नाम लिया था आई थिंक। अच्छा, आप मैन ऑफ सॉरी गिल का मैंने नाम लिया था, स्टोक्स का नाम लिया था और जडेजा का शायद नाम लिया था। आप मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे हो तो फिर तो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, सही सही। तो हैरी ब्रुक को क्यों दिया? गौतम गंभीर वो नहीं जो लियोनेल मेसी पसंद है या रोनाल्डो, तो नहीं, दो बहुत नहीं पसंद, मुझे रैशफोर्ड पसंद है। मुझे लगता है कि ये एक तफरी वे में सरकास्टिकली बोल दिया कि यार इसको दे देते हैं, अगले की थोड़ी वो क्या कहते हैं सड़ा दें इस बात पे कि ये प्लेयर ना हो। मुझे तो ऐसे फन वे में, बट हैरी ब्रुक के इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्टफुल नहीं था। तो बेन स्टोक्स तो मेरे नंबर 1 इस सीरीज़ में, मतलब कहीं भी देखो ना इतने टाइम में एक ऐसा परफॉर्म करना कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस, वेन एवर यू नीडेड हिम, बेन स्टोक्स एज अ सुपरमैन। बट आउटसाइड हैरी ब्रुक भी इनकंसिस्टेंट है। आउटसाइड जो रूट बहुत कंसर्न्स हैं। हैरी ब्रुक ने ठीक है सीरीज में फिर भी किया है, स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, जैसे ही सब कॉन्टिनेंट आता है। अभी उन्होंने आईपीएल से ब्रेक लिया था, बट एज सच मुझे कुछ स्पिन से कोई अलग टेक्निक लगी नहीं। आई कुड बी रॉन्ग इन दैट। उसके अलावा भी ऑली पोप कोई अच्छे नहीं रहे। ये जेकब बेथल ने पता नहीं क्या किया है। जैक क्रॉली से बड़ा कोई इनकंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। बेन डकेट एक पॉजिटिव है, नो डाउट। यार मेरा देखो यही मुझे एक मुश्किल एज एन इंग्लैंड फैन अगर मैं देखूं, एक आप अपने होम कंडीशंस में जो रूट जब बैटिंग पे आता है तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं हम। अगर हम क्रिक इन्फो पे स्कोर भी देख रहे होते हैं काम करते हुए कि यार ये बंदा एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड करेगा विद इंडिविजुअल प्लेयर्स। आप अपनी होम कंडीशंस में अगर इनके अलावा बेन डकेट, जो रूट के अलावा कोई और बैट्समैन देख लो, अभी जेमी स्मिथ भी देख लो, कोई भी देख लो, जितने भी मिडिल ऑर्डर में, मतलब कोई कंसिस्टेंट नहीं है। किसी मैच में आपने 50 60 100 मार दिए, किसी मैच में आप 5 रन पे आउट हो रहे हो, 10 रन पे आउट हो रहे हो। ये लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी से मतलब ये एक चीज़ सामने आ रही है फोरकास्ट के इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट काफ़ी ट्रबल में आ सकती है एकदम। कि आप जो रूट का भी एक वक्त आएगा, बेन स्टोक्स का भी तो वक्त आना है, जहां हम इंडिया पे इतने प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या समझते हो कि भाई इंग्लैंड मतलब क्या काम कर रहा है? अब आप फिर वही बेसबॉल अप्रोच पे आओगे कि हम तो बहुत फास्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्रेसिव खेल रहे हैं, वी आर स्कोरिंग 100 in 14.5 ओवर्स। भाई ये एंड रिजल्ट भी तो देखो, वी आर स्कोरिंग 114.5 ओवर्स, 100 runs in 14.5। अभी जो लास्ट में अभी जो फास्टेस्ट अभी इस इनिंग्स में मारे थे ना, तो कंपैरिजन आ रहा था इंडिया से, उस पर कह रहा था मैं। हाँ नहीं यार, डेफिनेटने मसले तो हैं, बट जैसे हमारी सुबह में ग्रुप में बात हो रही थी, आई थिंक इंग्लैंड को उतने मसले नहीं है जितने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को मसले हैं। उनके 3 बॉलर्स सारे बुढ़े हैं, बोलन भी कोई इतने जवान नहीं है, उनका बैकअप नहीं है। इनके पास एटलीस्ट ये जो अभी जो विकेट्स लिए हैं, नो डाउट स्टोक्स का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट ये इनके यंग बॉलर्स ने भी विकेट्स लिए हैं। जॉश टंग ने, गस एटकिंसन ने, ब्राइडन कार्स ने। अभी ओपन में भी देखो हसीब अमीद पीछे से रन्स कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। अगर आप उनकी बात करो, ऑस्ट्रेलिया की, और इवन इंडिया की बात कर लो, जसप्रीत बुमराह के पीछे कोई नहीं है, सिराज कर रहे हैं, सिराज ना अवेलेबल हो तो एक मतलब छोटा बैकअप है। आकाशदीप में भी मसले नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड ने तो फिर एटलीस्ट बॉलर्स तो मौजूद है। बैटिंग में मुझे कंसर्न है कि मिडिल ऑर्डर में आप देखो जेकब बेथल ने जैसी बैटिंग की है, बट एटलीस्ट जेकब बेथल भी एक टैलेंट मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। यार ऑस्ट्रेलिया पे जाओ तो वो हमें पता है कि वो वक्त आने वाला है कि आपके जो टॉप 3 फास्ट बॉलर्स, आपका ऑल टाइम नेथन लाइन स्पिनर जो 2013 से अब तक एक टेस्ट मैच मिस नहीं किया, और एक फाइनल टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जो मिस किया आफ्टर 12 ईयर्स, तो वो चीज़ एक कंसर्निंग है कि इनकी कौन रिप्लेसमेंट होगा। अभी तक आपने किसी को तैयार नहीं किया। वनडे में आप एडम जैम्पा को फुल उसको मतलब स्ट्रेच आउट कर रहे हो लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में और ऑल टाइम में आपके ये टॉप 3 आ रहे हैं। बैटिंग में भी उनके काफ़ी कंसर्न्स हैं कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा प्लेयर खेलेगा। टेस्ट ओपनर्स में उनको बहुत मसला आएगा।
उस्मान ख्वाजा की एक एज हो गई है, सैम कॉन्टस जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पे इंडियन सीरीज़ में आए थे, वहाँ आप एक शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल गई, आप देखें अभी फुल एक्सपोज कर दिया। सही है। लेकिन इंडिया के लिए मैं आई थिंक पॉजिटिव साइंस है। शुभमन गिल का होना, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, टैलेंट ही टैलेंट है। करुण नायर, उनकी जो वन डाउन की वन डाउन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इनकी मुश्किल रही है। बाकी उसके अलावा देखो तो ज़्यादातर सॉर्टेड है। जडेजा के भी देखो तो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, बैकअप्स इनके पास अच्छे रेडी हुए हैं। बॉलिंग में मैं थोड़ा सा कंसर्न होऊंगा कि जब सिराज भी अवेलेबल ना हो, और बुमराह तो हमें पता ही है, तो जो थर्ड बेस्ट ऑप्शन हैं वो इनफ नहीं है। अब शमी वापस आ जाए तो बात अलग है, बट शमी भी अब कितने 34-35 साल के हो गए हैं, उनकी फिटनेस वो वाली नहीं रही है। खैर, इस सीरीज़ से आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, अभी हम उसमें डिटेल में जाएँ। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की तरफ आते हैं। एक मैच बुरा होता है ना इस टीम का, वो अभी राशिद लतीफ़ की मैं ट्वीट देख रहा था, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना शुरू हुई और या फौत हो गई, पता नहीं कौन से सेकंड में, या सेकंड T20 में, या कब सेकंड में ही वो। तो मतलब ये हर दूसरे उसमें हम शुरू हो जाते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट फेल हो गई, मॉडर्न डे क्रिकेट फेल हो गई, फिर कुछ बेहतर होता है। तो अभी भी ये लोग लगे हुए थे कि भाई बाबर भी तो ये कर लेता था अभी जो जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। मैं फिर वही बात समझाता हूँ, हम लोग के पॉडकास्ट में भी अभी ये रिपीटिशन बहुत होगी, बट बात यही है, वो चाहते हैं, बाबर और रिजवान चाहते हैं ओपन पे खेलना। ओपन पे उनके पास वो फिफ्थ गियर मौजूद नहीं है कि स्ट्राइक रेट ऊपर कर सकें। नीचे वो आने को तैयार नहीं, स्पेशली बाबर तो तैयार नहीं, और आ भी जाएं तो उनका वैसा ना गेम है ना वो PSL में नीचे इतना आए। अभी बाबर ने तो चलो थैंकफुली स्टेप किया था कि वो नीचे आए थे, बट उन्होंने जब स्टेप डाउन किया था तो रेगुलरली ओपनर जल्दी आउट हो रहे, तो पावर प्ले में ही आ रहे थे। तो आपके पास वो स्किल मौजूद ही नहीं है, और अब आपने सलमान आगा को कैप्टन बना दिया, तो देयर इज़ नो वे कि वो आए। बट क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें आप कह सकते हो कि मतलब ये अचीवमेंट है कोच की, माइक हेसन की, ये है कि भाई अब ये फाइनली डिलीवर कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज़ इतनी कमज़ोर थी कि ये शायद हल्की टीम भी पाकिस्तान की हरा लेती? नहीं यार, मेरे हिसाब से एक अच्छा अप्रोच, अच्छा स्टार्ट लिया है सीज़न का T20 का। इसमें एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, बाबर और रिजवान की बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। लोग मतलब जितने भी इसमें प्रो बाबर रिजवान हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनर्स, कि भाई उनको वो लाते हैं, वो बेहतर करते हैं, ये देखो कि उन दोनों के रहने से साइम अयूब ने 2 डाउन पे भी खेला है, साहिबजादा फरहान ने 6 डाउन पे भी खेला है। उससे होता क्या है कि जो जेन्युइन बैट्समैन है या आपका ऑलराउंडर पोजीशन है, वहाँ पे आपके ओपनर्स खेल रहे थे ओवर द पास्ट 2 years, जस्ट बिकॉज आपको बाबर रिजवान को ओपनिंग पे स्पॉट पे फिक्स करना था। अब उस वजह से आप फ़खर भी टीम से नहीं निकाल लो, साइम भी टीम से नहीं निकाल लो, मोहम्मद हारिस जो कि ओपनिंग या टॉप 3 की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो भी लोअर ऑर्डर 5वें-6 नंबर पे बैटिंग करने आपके फिट हो रहे थे। लेट्स प्रिडिक्ट कि बाबर रिजवान होते तो क्या ये बैटिंग ऑर्डर नीचे नहीं जाता? ये नीचे जाता तो खुशदिल, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, इनमें से आप किसको ऑप्शंस लेकर आते? सब नहीं खेल पाते, बॉलिंग आपकी मिस आउट हो जाती, लिमिटेड बॉलर्स होते। आज आप, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ इस सीरीज़ में लगी है कि आपके पास जो वेराइटी ऑफ बॉलर्स मिले हैं आपको, बैटिंग मतलब ऑलराउंडर्स हु कैन बॉल प्रॉपरली इन सच कंडीशंस। ये वही USA है जहाँ पे आप USA से हारे थे, मैच हारे थे। वैसे तो ये वो ग्राउंड नहीं, बट ये वो कंडीशंस है। अब वही वेस्ट इंडीज़ है, तो ये आप कितना डिफरेंस ऑफ माइंडसेट देख सकते हो कि इस सीरीज़ में बेस्ट चीज़ क्या हुई है कि हर प्लेयर को चांस मिला है। आई लाइक द फैक्ट कि आपने शाहीन को 2 मैच दिए, हारिस को 2 दिए, रेस्ट करवाया, आपने हसन अली को 2 मैच दिए, खुशदिल शाह को लेकर आ गए आप। टॉप ऑर्डर पे आपने कहा चलो फ़खर वो समवन के जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था विद हिज इंजरी, नॉट विद हिज परफॉर्मेंस, 1 डाउन का एक्सपीरियंस है, तुम बॉस नीचे आओ, साहिबजादा और साइम अयूब को आप लेके आ जाओ टॉप पे, तो थोड़ा सा एक कॉम्बो बना के देखते हैं। तो मेरे हिसाब से गुड सीन हुआ ही है। अच्छा, ये भी है कि मे बी दिस इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, फ़खर की इंजरी। मतलब मैं इंजरी को वो नहीं करना चाहता, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनकी इंजरी हुई, बट मे बी इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन द सेंस कि अब साइम और एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन गया, फ़खर 1 डाउन आते हैं तो आपको 3 स्पेशलिस्ट बैटर, साइम अयूब थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, बट जितने ज़्यादा आप स्पेशलिस्ट प्लेयर खिलाते हो उतना ज़्यादा आपको मुश्किलात पेश आती हैं। तो इज़ इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ये इस तरह हो गया? मे बी अब आप इस पे चलो, ODI क्रिकेट के लिए आप फ़खर जमान को रखो, इफ़ ही गेट्स फिट अगेन, क्योंकि अभी PSL दोबारा आना है और फिटनेस आप देखो, और T20 वर्ल्ड कप में ऑप्शन बनता है, आप ले जाओ, ये बन सकता है।
यार पॉसिबल है, जितने ऑप्शंस हैं फ़खर को हटाने के बाद भी यू हैड खुशदिल शाह इन दिस टीम, तो बैलेंस तो हो रहा है। मतलब फ़खर को अगर आप कहते हो ना यार थोड़ा रेस्ट करो, 50 ओवर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, अगर तुम यहाँ एक अपनी अच्छी 90% फिटनेस लेके टूवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप आते हो तो यू कैन बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, हम चांस ले सकते हैं एज अ 15 मैन स्क्वाड। मगर ना भी हो तो कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के पास, बिकॉज अब आप प्रॉपर टेस्ट कर सकते हो प्लेयर्स को। आज की तारीख में आपके पास नवाज अगर वो बैटिंग में एज दे रहा है, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, तो दे कैन बॉल एज वेल एंड दे आर बॉलिंग गुड। बहुत डिफरेंस नज़र आया मुझे नवाज का इस सीरीज़ में। जिस तरह वो पहले बॉलिंग कर रहा था उसको जिस तरह यूटिलाइज कर रहे थे, या तो उसने कुछ बेहतर किया होगा या तो कोच ने एक अच्छी गाइडेंस या एक स्ट्रैटेजी दी होगी। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस के जैसे ही बाबर रिजवान हटे हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में डिफरेंट परफॉर्मर्स नजर आने लगे हैं। कभी हसन नवाज करते हैं, कभी कैमियो एक नवाज खेल देते हैं, मोहम्मद नवाज, कभी हारिस चल जाते हैं, कभी सलमान आगा खेलते हैं। तो आपने डिफरेंट परफॉर्मर्स देखने को मिले हैं और ये 2-3 ऐसे मैचेस रहे हैं कि आपके किसी प्लेयर ने कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल स्कोर नहीं बनाया, बट यू एंडेड अप स्कोरिंग बिग एंड यू एंडेड अप विनिंग द मैच एज वेल। अब लोगों ने ये भी शुरू कर दिया था कि भाई आपने क्या उखाड़ लिया, अब 150 तो इनके साथ भी नहीं बन रही। लेकिन जहाँ पिच थोड़ी बेहतर मिली, जैसे कल की विकेट थोड़ी, कल की नहीं आज की थोड़ी बेहतर हुई, तो आपने स्कोर भी किया। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली आपने 170 प्लस गए और अबव पार टोटली आप कह सकते हो लगाए आपने। यार लोग ये देख रहे हैं कि आपने 150 स्कोर नहीं किया सेकंड मैच में, मान लिया, तो भाई अगली टीम ने भी तो लास्ट बॉल पे आके बाउंड्री मारी है। उसने कौन सा कोई 16वें ओवर में मैच फिनिश कर दिया था, वो तो बस एक गुड लक थी। और वो देवर मतलब उनकी नर्व्स काम थी जेसन होल्डर की, और देवर क्रिएटिंग शॉट्स, बस द बेटर टीम वन। T20 ऐसा गेम है कि इस पर आप एकदम जजमेंट पास नहीं कर सकते कि यार बहुत ही बुरी टीम है। ऑन द डे उनका डे था यार, वो ये भी तो देखो 5 मैच हारते हुए आ रहे थे, उसके बाद पहला हमसे हारे 6 बैक टू बैक, तो उसके बाद कभी तो परफॉर्म करेंगे। वो भी तो खेलने आए ना बॉस। डैरन सैमी क्या बोलेगा, भाई तुम ये भी ले जाओ, सब ले जाओ। बट अपनी टीम के लिए आई फेल्ट वेरी गुड कि ये मैचेस ना एक हर बार ऐसे ही होता था कि एक नया स्क्वाड आता था और विद योर कोचिंग स्टाफ यू फेल्ट लाइक कि आपकी जो टॉप प्रीमियम प्लेयर्स होते थे ना, स्टार प्लेयर्स जिसमें नसीम, बाबर, रिजवान, शाहीन, यही मैक्सिमम मैचेस खेलते थे। आपका मेरा पॉडकास्ट पे यही इस बात को लेकर रोना होता था कि यार ट्राई करवाओ, इसको लेकर क्यों गए हो, इस फलां को क्यों लेकर गए हो, इस प्लेयर को क्यों आपने स्क्वाड में डाला। आई एम हैप्पी कि T20 स्क्वाड में देखो तो आप कह नहीं सकते कि किसी को मिस आउट किया आपने। एक हो सकता है कोई प्लेयर 15 में से 14 तो यूटिलाइज हुए होंगे विद 2 मैचेस मिनिमम। तो ये दिस वॉज द बेस्ट पार्ट। आई होप अब ODI में भी इसी तरीके से, इसी एंथुजियाज्म से हम जाएं। अच्छा, वैसे न्यू बॉल का थोड़ा सा मुझे एक तो कंसर्न नज़र आया। कभी हसन अली ने रन्स खाए एक मैच में हारिस रऊफ़ ने रन्स खाए, तो हु शेयर्स न्यू बॉल विद शाहीन? हसन अली, क्या ये एक वन ऑफ सीरीज़ सी बुरी चली गई, या PSL की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि आप बोलो नहीं यार ये कर जाएगा रेगुलर? और फिर कौन शेयर करता है न्यू बॉल? अब अगर अबरार इस टीम में आता है, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शादाब पीछे लाइन में खड़े हुए आपके वाइस कैप्टन है, तो क्या चेंजेस नज़र आते हैं? और वैसे तो हम जो ये बात बार बार कर रहे हैं कि आपके पास वैरायटी कितनी आ गई है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेग स्पिन शादाब के केस में आ जाएंगे। लेकिन फिर अब शादाब और ये सारे प्लेयर्स वापस आते हैं तो किसकी जगह आएंगे? आपने बात की शाहीन के साथ न्यू बॉल कौन शेयर करेगा, तो लेट मी रिमाइंड यू, पहले 2 मैचेस में व्हेन शाहीन वाज देयर, नवाज न्यू बॉल कर रहे थे विद शाहीन एंड हसन अली वाज बॉलिंग इन द लेटर हाफ, और पहले मैच में हारिस रऊफ़ भी बाद में आए थे, मतलब लाइक इन द पावर प्ले आए बट लेटर ऑन आए। तो अब शाहीन के साथ तो एक चीज़ फिक्स हो रही है कि मे बी यू कुड ट्राई अबरार या यू कुड ट्राई मोहम्मद नवाज इन द फ्यूचर। आपकी जो ट्राई सीरीज़ और एशिया कप आ रही है कि ये वाले कॉम्बो आप श्रीलंका में यूटिलाइज कर सकते हो। यू डोंट नीड 2 सीमर्स थ्रू स्टार्ट ऑफ योर पावर प्ले। मतलब ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ब्रेनलेस एक्ट होगा कि श्रीलंका में जाके ऐसी स्लो टर्निंग विकेट्स पे आप स्पिनर ना लगाओ पावर प्ले के अंदर। साइम ने पावर प्ले में अच्छे ओवर्स करवाए, एक अच्छा एडिड प्लस पॉइंट आपको मिल गया कि ऑफ स्पिनर भी है। लेटर आप सोचोगे कि यार हमने 2 स्पिनर्स अभी लगा दिए, बात के लिए कौन है? सुफियान मुकीम, ही बॉल्स वेरी गुड डेड ओवर्स एज वेल, अगर आपने 20 मैचेस में देखे हो। तो मैं तो एक स्पिनर को लगाना चाहूँगा विद शाहीन शाह अफरीदी। फिर खुदा ना खास्ता जैसे हमने ऑफ रिकॉर्ड बात की, वर्ड्स के सिनेरियो में यू हैव लेफ्ट आर्म सीमर सलमान मिर्ज़ा। अब आपको मीर हमजा पे रिलाई नहीं करना होगा। यार देखो, अब ये मत भूलो 15 मैन स्क्वाड है। हम ये जो सारे प्लेयर्स शादाब वगैरह अगर आप लाते हो
तो वो इतना सलमान मिर्ज़ा, मैं भी बात करूँ कि T20 वर्ल्ड कप के, मैं जब भी आपसे सवाल पूछा हूँ फ्यूचर के, तो T20 वर्ल्ड कप में 15 मैन स्क्वाड होगा ना? नहीं, मैं तो वर्स्ट के सिनेरियो, मैं इंजरी की वजह से रिप्लेसमेंट कह रहा था, मैं स्क्वाड में नहीं डाल रहा हूँ सलमान मिर्ज़ा को। आई एम हैप्पी के ऐसे हैं हमारे पास बैकअप 15 मैन स्क्वाड में। इसी तरह के अब इट डिपेंड्स हाउ मच फिट इज़ शादाब की वो फिंगर प्रॉब्लम, शोल्डर मसला जो भी है, इज़ ही फुली फिट इनफ, बिकॉज वी वॉन्ट हिम टू बोल ओवर्स एज वेल। बैटिंग की जहाँ तक बात आ जाए तो सलमान अली आगा भी वही रोल अदा कर रहा है फिर जो शादाब करेगा आकर। तो इधर यू कैन हैव ओनली वन ऑफ देम इन दिस प्लेइंग 11। अब मैं जितनी आपको परफॉर्मेंस देखता हूँ इसमें वी हैव खुशदिल, फ़हीम, इवन हुसैन तलत हमारे पास अच्छे बैकअप हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगेगी कि भाई आप कोई एक को रख सको, वरना तो आप मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है लेकर आना। इफ़ इज़ फुली पोटेंशियल ऑफ बीइंग एन ऑलराउंडर गिविंग हिज फुल सर्विसेज। लेट्स सपोज वो हो जाते हैं, फिर उनकी बॉलिंग बेहतर हो जाती है, तो किसकी जगह आएंगे? यार इसमें फिर वही है, यू हैव हाउ मैनी, खुशदिल शाह एक हैं, उनको अगर नवाज़ इस तरह की फॉर्म रखता है, अभी भी हम नवाज़ को क्लियरेंस नहीं दे रहे कि ये सीधा स्क्वाड में जाते हैं। ही नीड्स टू बैक हिज फ्यू मोर परफॉर्मेंसेज इन ट्राई सीरीज़ और एशिया कप, अगर ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वरना खुशदिल शाह वगैरह इनमें आपको एक चांस लेना होगा। इवन फ़हीम अशरफ पे आप चांस ले सकते हो अगर आपके पास सीमर्स पूरे हो रहे हैं, बॉलिंग डेप्थ आपका अच्छा बन के जा रहा है, तो फ़हीम को आपको साइड लाइन कर सकते हो। फ़हीम को आप निकाल दो तो आपके उस लाइनअप से एक लेफ्टी भी तो कम हो जाता है और लोअर ऑर्डर हिटर कम हो जाता है। यार लेफ्टी बहुत सारे आ गए ना, खुशदिल, नवाज, हुसैन तलत। नहीं ना, आप दो ऑलराउंडर्स खिलाओगे। अगर आप नवाज़ को खिला रहे हो तो नवाज़ के साथ तो फिर शादाब ही खेलेगा ना। नवाज़ उस तरह का पिंच हिटर तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है। अभी सैडली मेरे हिसाब से अभी शादाब की जगह फ़ौरन नहीं बनती नज़र आ रही है। अगर आता भी है शादाब तो ही हैज़ टू लाइक परफॉर्म वेरी वेल। ऐसा नहीं है कि कोई डिसेंट 20-30 रन्स बना के 1-2 विकेट लेके विद इकोनॉमी ऑफ 7 या 8, मुझे वो रीज़नेबल नहीं लगेगा। ही हैज़ टू, इकोनॉमी ऑफ 7 और 8 तो आज के दौर में रीजनेबल ही है वैसे। चलो 7-8 नहीं, मतलब 10-12, 7-8 तो मैं अभी उस हिसाब से कह रहा था, कंडीशन वाइज कह रहा था। श्रीलंका में अगर आप जाते हो तो 8 की भी इकोनॉमी एट टाइम्स कभी अबव पार होती है, तो उस हिसाब से मैं ये सिनेरियो लगा रहा था। बट भाई कंपटीशन आ गया है एंड इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हर कोई अपनी जगह वापसी लेने के लिए दे नीड टू परफॉर्म। हसन अली ने करके दिखाया ना आपको भाई, ऐसी थोड़ी फास्ट बॉलिंग लाइनअप में इतने यंग क्रीम, वसीम जूनियर बैठा हुआ है पीछे और फास्ट बॉलर्स बैठे हुए हैं आपके पास, मगर ही मेड हिज वे बैक। और अभी भी ये नहीं है कि हसन अली का भी पक्का नहीं, ये सीरीज़ ने थोड़ा शेक किया है। तो बैटिंग में कितने पॉजिटिव्स हैं आपको? हसन नवाज़ का एक मिला सा, क्या कहते हैं, साइम अयूब दोबारा फॉर्म में आया। अब इन्होंने की थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं तो साहिबजादा फरहान दूसरे एंड से हिटिंग करते हैं, जो चीज़ हमें बाबर रिजवान की देखने को नहीं मिली। कभी दोनों के दोनों कई दफ़ा शेल में चले जाते थे और वो होता था कि अब तू एक्सेलरेट करेगा, तो दोनों कई दफ़ा आप जनाब में जो है ना टाइम निकल जाता था। तो फाइनली एक वो कॉम्बिनेशन बनता है। साइम, जब साहिबजादा फरहान थोड़ा स्लो है तो मैं देखा है कि शॉर्ट्स अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी सी साइम की फॉर्म बुरी थी तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया और जब सेटल हो गए तो उन्होंने वो किया। अच्छा, आज मुझे लग रहा था कि साइम ने स्लो खेला, लेकिन मैं फिर क्रिक इन्फो की MVP रेटिंग में गया तो टॉप पे थे साइम, तो एट द एंड तो अच्छी इनिंग्स थी। लेकिन बैटिंग में कितने सारे पॉजिटिव्स हैं हसन नवाज़ का करना। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि छोटी छोटी कैमियोज आ रहे हैं और प्लेयर्स उतना ज़्यादा माइलस्टोन्स के पीछे नहीं भाग रहे और एक डिसेंट स्कोर लगाने पे जा रहे हैं ओवरऑल, रादर देन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, या वो जो एक भूत बना के हमने बैठे हुए थे ना कि यार व्हाट इफ़ वी गेट आउट, वो चीज़ फैंस के जहन से और अपने जहन से, टीम के जहन से भी निकालने में कामयाब हुए हैं कि भाई नहीं, हम कर सकते हैं। यार देखो, आज के मैच ने एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दी कि ड्रेसिंग रूम का माहौल माइक हेसन ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कैसे? जब साहिबजादा फरहान और साइम अयूब का पावर प्ले इनिंग्स में देख रहा था तो दे वर स्ट्रगलिंग, शुरू में 3-4 डॉट बॉल्स हो रही थी, सही है, बैक टू बैक, मगर स्टिल दे वर प्लेइंग देयर प्रॉपर शॉट्स, रिवर्स स्वीप मारना डाउन द ट्रैक भर के रॉस्टन जेस को जिस तरह छक्का लगाया साहिबजादा ने 4 डॉट बॉल्स के बाद भी, और वो छक्का ऐसा छक्का नहीं था कि एकदम ही बस ऑल आउट स्लॉक किया है, वो प्रॉपर टाइम करके मारा है। जहाँ साहिबजादा सिंगल लेके दे रहा है और साइम को लग रहा है कि यार ही कैन फ्लिक सम स्ट्रोक्स, स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, तो वो कवर अप भी करके देवर इन द एडवांटेज पोजीशन। वेयर एज अगर ये कंपेयर करें बाबर रिजवान से, वो कवर अप करते हैं बट द डोमिनेशन, द कंट्रोल ऑफ द मैच इज इन द हैंड्स ऑफ द बॉलिंग साइड।
इधर ऐसा नहीं हुआ, इधर आपने रन रेट कवर किया, आप प्रेशर में नहीं आए। एक वक्त पे तो आपको कहीं से लग ही नहीं रहा था 189 करने वाले थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वही 170 फर्स्ट T20 की तरह मैक्स 170 172 तक जाएगा, बट आपने एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेट किया और आप जिस तरह के शॉट्स और जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो, इट वॉज क्वाइट डिफरेंट। आप लिमिटेड नहीं थे ना अपने स्ट्रोक्स में, तो फील्डिंग साइड को डर था। बाबर रिजवान को पता है कि उनकी एक मसला है उनका कि वो बहुत लिमिटेड शॉट्स खेलते हैं इन T20, कहीं फंसते हैं बहुत जगहों पे। वहाँ आपको वो चीज़ बैकफायर कर रही थी, अगले प्लेयर्स आ रहे थे तो उनके पास इतना मार्जिन टाइम नहीं था। इस सिचुएशन के लिए हसन नवाज ऐसा आपको अच्छा प्लेयर मिल गया, किसी भी टाइम उसको लेकर आओ, 8-10 बॉलों में क्विक रन्स। हाउ ग्रेट इट इज़ कि आते साथ सेटल हो गए। लाइक इवन टुडे आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आपको किसी प्लेयर को रश नहीं करना चाहिए, लेट देम सेटल डाउन, लेट देम हैव अ फ्यू डोमेस्टिक सीजन, बट ही हैज़ शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी एट दिस लेवल। जो मैं बार बार बात करता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट से, तो थोड़े मुझे वो यंग और वो होता है ना कि तफरीयों में लगे हुए, जो कि शुरू में आप हसन अली वगैरह को देखते थे। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट एक होता है ना थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखती है, थोड़ा आप अपने घूम रहे हो और खुशी मना रहे हो, एडिट्स शेयर कर रहे हो। लेकिन गुड टू सी कि वो मेच्योरिटी है अपने मैचअप के बॉलर को कब अटेम्प्ट करना है शॉट। आप ऐसा नहीं देखोगे कि यार रैंडम, इवन जैसे मैं मोहम्मद हारिस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट वो होता है कि कई दफ़ा पता है कि ये शॉट उनसे नहीं लगने वाला, मैं देख के बता देता हूँ कि यार ये अभी जिस पे अटेम्प्ट कर रहा है ना, इसके शॉट नहीं लग रहे, अटेम्प्ट करेगा आउट हो जाएगा। हसन नवाज देख के ट्राई करता है, पूरे मिला के देता है, स्ट्रेट का दे रहा है तो उसको पता है किस बॉल को मारना है, किस तरह मारना है, कौन से एंगल पे मारूं, विद द ब्रीज मारूं। तो एट दिस एज, एट दिस लेवल, इतनी मेच्योरिटी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। यार आपने एक चीज़ अच्छी मतलब इसके अंदर खूबी देखी कि इसको आप एज एन ओपनर लाए थे, और हर किसी को था कि जिस फॉर्म पे आप जिस पोजीशन पे लाते हो, प्लेयर को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि अगर मैं यहाँ परफॉर्म नहीं करूँगा तो माइट भी पॉसिबल मिडिल ऑर्डर तो छोड़ो, मैं स्क्वाड में भी शायद ना हूँ नेक्स्ट। बट उस बंदे के अंदर वो एक एबिलिटी थी कि किसी भी पोजीशन पे आप खिलाओ, वो सिचुएशन को अच्छे से रीड करके वो अपना गेम खेल रहा है, एंड एट द एंड टीम को फ़ायदा दे रहा है, पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जा रहा। अगर नंबर ऑफ डक्स भी अगर हैं इस बंदे के, और उसके बाद भी उसकी जिस तरह की क्वालिटी परफॉर्मेंस आई है, तो कितना रेयर माइलस्टोन है कि नंबर ऑफ डक्स इस साल में होने के बाद, इस साल में ही डेब्यू करने के बाद भी यू आर डूइंग गुड टू योर टीम। आपने एक मिडिल ऑर्डर में अपनी जिस तरह जगह बनाई, किसी में आप जल्दी आ रहे हो, जैसे लास्ट मैच में ही केम लेट बट ही केम इन, स्कोर्ड 21 ऑफ 8-9 डिलीवरीज इवेंट, मतलब ज़्यादा बर्डन भी नहीं था, स्कोर भी कर गया, टीम को फ़ायदा हो गया। दिस इज़ वॉट यू नीड इन द मिडिल ऑर्डर। और ये कितनी अच्छी बात होती है। वैसे तो ये हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं और बातें बनाते हैं, बट आई फाइंड इट गुड दैट माइक हेसन बीच बीच में आते हैं सलमान आगा को और अपने प्लेयर्स को गाइडेंस दे रहे होते हैं, अप्रोच लेके चल रहे होते हैं। तो वो अभी कमेंटेटर्स भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब जो है ना ये बन चुका है कि तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारा ये, वो कह रहे थे कि पहले ना जो टॉप 5-6 बैटर है ना, हर मैच से पहले, बैटिंग से पहले वो एक मीटिंग होती है उनकी, वो अपना रोल डिसाइड करते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मैं इस तरह खेलूंगा, मैं उस तरह खेलूंगा। वही जो आपने भी बात की कि ड्रेसिंग रूम का फाइनली एक एनवायरनमेंट बन जाए और एक कॉमन गोल नज़र आ रहा है। एक फुटबॉल की मैं रीसेंट रील देख रहा था जो कि अभी मुझे लगता है क्रिकेट से भी रिलेटेबल है, कि एक कोच पीछे एक इमेज दिखाता है कि ये क्या चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं डक है, कुछ लोग बोलते हैं रैबिट है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए आया हूँ, या इसलिए बैठा हूँ कि अगर किसी एक को रैबिट लग रहा है ना, उसने बताया सबको रैबिट लगना चाहिए। तो वो इसलिए कि आपकी टीम अगर एक अप्रोच के साथ जा रही है ना और सब अलाइंड है, वो अप्रोच चल सकती है। कई दफ़ा ऐसी पिच हो सकती है जो कि स्लो हो, लेकिन एक अगर किसी ने अटैम्प्ट ले लिया है एग्रेसिव का और आप उसको उस तरह सपोर्ट देने, जैसे मैंने कहा कि अब एक उस नज़र आ गया कि भाई साइम ने फैसला कर लिया कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ, और साहिबजादा फरहान को लग रहा है कि नहीं यार फॉर एग्जांपल पिच वो है, तो अब उसको मैंने लेकिन उसको सपोर्ट करना है, रोकना नहीं है। तो अब उस सिमत में चलो और उस स्ट्रैटेजी को लेते हुए चलो कि भाई ये पार मैंने स्कोर लगाना है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट रह रहे होते हो, या जो हम पुरानी थिंकिंग की बात करते हैं, आप यार 160 170 बस कर जाएं और फिर बॉलर्स बचा लें, नहीं, अब आपने अटेम्प्ट कर लिए, सबने एम बना लिया, तो आप वो अचीव करोगे। दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। और टीम की केमिस्ट्री और टीम का जो स्ट्रेटजीज नज़र आ रही वो सही होते हुए नज़र आ रही फाइनली। यार बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि आप एक क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि रिजवान बाबर को आप वनडे और टेस्ट तक महदूद रखो। इससे कितना इतने सारे इंडिविजुअल, मतलब उनके नथिंग अगेंस्ट हिम, कि अब जो एक सेट ऑफ ओपनर्स हैं वो रिलैक्स हो गए हैं कि यार अब हमें प्रॉपर चांस मिलेगा
3 T20s तो हम खेलते हैं, बहुत रेयर फीट है कि हम 5 T20 की कोई सीरीज़ खेल रहे हैं, उसमें भी आप 5-5 6-6 ओपनर्स लेके जाओगे, किस को चांस दोगे? दिस इज़ फाइनली टाइम कि अब आपके पास ना बल्क ऑफ ओपनर्स हैं, ना बल्क ऑफ मिडिल ऑर्डर है, ना आपने एकदम बॉलर्स भर लिए हैं, ऑलराउंडर्स भर लिए हैं। ऑलराउंडर्स भी आपने फाइनली एक साथ आइडियल ऐसे चुने हैं जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है, बॉलिंग वेरिएशंस भी हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी आपके पास, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी 2 हैं आपके पास। स्पिनर्स में स्पेशलिस्ट सुफियान मुकीम की बात करें अगर आप, फिर आपके पास नवाज़ का ये जो वो मुझे ये वो कोयटा के पहले 2 सीज़न याद आ गए सरफराज की कैप्टनसी में, जिस तरह नवाज़ गुड लेंथ पे बॉलिंग करते थे। आई लाइक इट। अगर ये चीज़ डिलीवर कर जाते हैं तो दिस कुड बी अ गुड थिंग फॉर अस के टॉप ऑर्डर पावर प्ले बॉलर हमें एक मिल सकता है वापसी, स्पिनर। डेफिनेटली। और ये भी अच्छी बात है, मतलब ये हम जहाँ क्वेटा की बात कर रहे हैं कि जो आपने हसन नवाज़ की बात की ना कि नीचे लाए, तो ये नबील हाशमी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है इन प्लेयर्स को बैक करना, एक पोजीशन चेंज करना और बनाना। जो हम PSL को हम बार बार बोलते हैं इसके स्टैट्स काम के नहीं है, बेकार लीग है, बट यही आपको प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज़ जो बार बार आती है भाई, जो नवाज़ को क्यों सेलेक्ट किया, अभी तो थोड़ा सा ये शाउट्स कम हो जाएंगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गए, लेकिन भाई आपके पास बार बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप बड़ी ऑपोजिशंस को नहीं खेलते, आप ज़्यादातर छोटी टीम्स को खेलते हो, बड़ी टीम को खेलते हो, वो बी साइड खिलाती है। आपके पास कोई और वर्ल्ड कप के अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं है टेस्ट करने को, आपके पास ले दे के डोमेस्टिक ही बचता है। और अगर वो अच्छा कर रहे हैं, बाकियों से अच्छा कर रहे हैं ना, बाकी भी तो वही खेल रहे हैं, तो उधर उधर उसको चांस दो। ये क्यों करना है कि भाई आप उसमें से कोई और निकालो, कि पोटेंशियल किस तरह ऐसे निकालो, मुझे नहीं पता वो क्या तरीका होगा कि आप उसी मसलों में रहते हुए किसी को हीरे को निकाल लोगे, बट वही है ना। ये तो वही मिसाल हो गई कि आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पे जाके उनको इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, नहीं स्टार्क और हेजलवुड ये ए टीम दोगे तो हम टीम उतारेंगे वरना नहीं उतारेंगे। भाई जो मिल रहा है इसमें हम इससे बेहतर नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से अपना फुल बेस्ट टीम उतार रहे हैं। अब सामने ओपोनेंट हमारे अगर BC टीम आ रही है तो भाई इसमें कोई गलती नहीं, जितनी बेटर प्रोफेशनल क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है आप अभी उसी में ही अपने बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हो। और रिजल्ट्स तो अलग बात, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी टेस्ट करने की या साबित करने की कौन अच्छा नहीं है, यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और PSL इसलिए आइडियल है कि आपके पास सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स का डेटा आता है, और कंपैरेटिव डेटा आप करो ना, उसी घटिया बॉलिंग या उसी घटिया बैटिंग जो भी आप स्टैंडर्ड बोलते हो, उन्हीं के खिलाफ वो रन्स कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ वो विकेट्स ले रहे हैं, तो कंपैरेटिव कंपैरिजन तो हो सकता है ना यार। इससे मैं यही बताना चाहूँगा हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ट्विटर पे, इन सब के लिए एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि यार प्लीज़ हर एक मैच के बाद इतने जजमेंटल ना हो जाओ। आपके दौर में ये सब नहीं था तो यू वर वेरी रिलैक्स्ड। इतना कोई न्यूज़ चैनल पर भी रात 9 बजे से न्यूज़ आती थी तो उसमें 5 मिनट का एक खुलासा होता था कि आज पाकिस्तान का इससे मैच हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हमने PTV वाला दौर देखा है। आज आपको पता है कि हर एक बॉल पे तज्जियाकारी हो रही होती है, जैसे आपने राशिद लतीफ़ का जिक्र किया। लेट देम प्ले यार, एक टीम फिर बन रही है, आप फिर वो तनकीद का निशान, अच्छा तनकीद करो बट थोड़ी प्रोडक्टिव वे में करो, कंस्ट्रक्टिव की थोड़ी अप्रोच, कि यही आपने फिर जो भी आपने ट्वीट का जिक्र किया था माइक हेसन की अप्रोच पे आप उछाल रहे हो। तो भाई आपके लोकल कोचेज़ आके क्या उखाड़ के चले गए भाई, मतलब क्या हुआ, पॉलिटिक्स ही हुई ना। अब एक बाहर का बंदा जिसने PSL के अंदर एक ट्रॉफी लिफ्ट की है विद योर लोकल टैलेंट, वो चाह रहा है कि वो ये आफ्टर ऑल गैरी कर्सन और गिलेस्पी के बाद जो कुछ हुआ, स्टिल ही इज टेकिंग दैट पोजीशन। बड़ी बात है उसके लिए, मतलब कोई इतनी बड़ी जीत नहीं है उसको। पाकिस्तान में कोई बहरिया टाउन में या कहीं घर नहीं मिल रहा है ऐसा, उसका सिर्फ बेनिफिट क्या है कि इसका पोर्टफोलियो अच्छा हो रहा है। तो भाई उसको करने तो अपने हिसाब से। एक मैच हार गए, क्या हो गया, बांग्लादेश की सीरीज़ में भी हार गए, टीम तो देखो हम एक यंग साइड ले गए थे, वी गॉट गुड रिजल्ट्स। ट्रस्ट द प्रोसेस। आगे कितने यार 25-20 मैच अभी भी बाकी हैं वर्ल्ड कप से पहले, खेलने दो इनको सुकून से, इतना ज़्यादा नहीं करो। फेयर इनफ। ऑन दिस नोट आई थिंक पॉडकास्ट को एंड करने की तरफ जाते हैं। आई थिंक ये बहुत सारे पॉजिटिव्स आए। आई एम ग्लैड कि सीरीज़ जीते। मेरे हिसाब से तो बायलैटरल सीरीज़ वैसे मीनिंगलेस है, बट लोगों को चुप कराने के लिए और ऐसी आवाज़ों को फिर शुरू हो जाएंगी, बट एटलीस्ट देयर इज सम अचीवमेंट बिहाइंड देयर बैक। एक प्लेयर्स को सेल्फ बिलीफ आया। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कहा जा रहा था आप CZ टीम जो भी उससे हार गए, फिर आप पाकिस्तान आगे जीते तो क्या बांग्लादेश से जीते, फिर बांग्लादेश से हार गए सीरीज़ तो देखो आप बांग्लादेश से हार गए। तो वो तो चलती रहेंगी, मसले तो चलते रहेंगे, बट एक डिसेंट वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराया है। जो भी आप उनको क्रिटिसाइज़ करें, पुरानी जो भी परफॉर्मेंस हो, ये प्लेयर पूल इनका बहुत अच्छा है। ये सीरीज़ गोज़ अ लॉन्ग वे।
आपकी फाइनली स्ट्रैटेजी चलना शुरू हुई है, प्लेयर पूल डेवलप होना शुरू हुआ है, आपके पास बहुत मैचेस हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बायलैटरल सीरीज़ में आप पेशेंट रहें, T20 वर्ल्ड कप में फ़ैसला लें, ODI वर्ल्ड कप में फ़ैसला लें कैसा होता है, फिर जज करते हैं कि माइक हेसन की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या ये बाबर रिजवान के बगैर का एक्सपेरिमेंट या एक मूव ऑन करना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं. लेट दिस पैन आउट, देन वील सी व्हाट हैपेंस. ऑन दिस नोट पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. होप यू लाइक्ड इट. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करें, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन.